हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पार्ट 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि हम हर चैप्टर के एनसीईआरटी को जो सवाल हैं उनका एक मॉडल आंसर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप उस सिलेबस का जो चैप्टर है उसको एक बार ओवरव्यू में समझ भी लेते हैं और आपको हर क्वेश्चन से संबंधित एक आंसर लिखने की भी सिस्टम और प्रक्रिया का पता चलता है। पर इससे पहले कि हम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ये टॉपिक शुरू करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं हिंदी माध्यम में। यानी अगर आप किसी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या आप सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, जहां पर आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और समझने का प्रयास करते हैं कि इन सवालों के क्या उत्तर हो सकते हैं। अब पहला प्रश्न है कि पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भवनावशेषों का अध्ययन कौन कौन सी इसमें पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। आपके अनुसार यह पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की किस तरह पूरक रही हैं। हमने ये चर्चा की थी कि विरूपाक्ष मंदिर के जो पुजारी या पुरोहित रहे उनसे प्राप्त जानकारियों से ही काफी चीजें इसके बारे में लिखी गई हैं, भवनावशेषों के बारे में। हमने भी देखा कि हम्पी प्रमुख वहां का केंद्र भी रहा है। तो आइए देखते हैं इस सवाल में क्या आंसर लिख सकते हैं। तो पिछले 2 शताब्दियों में हम्पी के भवनावशेषों के अध्ययन की पद्धति और विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहित द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विजयनगर का विनाश होने के लगभग 200 वर्ष पश्चात भी विजयनगर की स्मृति बनी रही। ठीक, हम्पी की खोज में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी का योगदान रहा। उसने 1800 ईस्वी में उस स्थान का सर्वप्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसे विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुजारियों के बारे में से आरंभिक जानकारियां मिली। हमने भी देखा कि 1850 के आसपास ही पहली बार फोटोग्राफी भी की गई और इन पुजारियों ने जो जानकारी दी वो ज्यादा महत्वपूर्ण रही। इसके आधार पर 1856 से जो छाया चित्रकार यानी कि जहां फोटो लेना शुरू किया गया, शोधकर्ताओं के अध्ययन कार्य को सुगम बनाने के लिए यहाँ के भवनों के चित्र लिए गए। 1836 ईस्वी से विद्वानों ने विभिन्न मंदिरों से अनेक अभिलेख प्राप्त किए। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए इन स्रोतों की विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से तुलना की गई है। ठीक बात है। अगला सवाल है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो हमने देखा था कि विजयनगर एक पूरा शुष्क क्षेत्र था और वहां पर जलकुंड और तुंगभद्रा नदी का बहुत विशेष योगदान रहता था और नहरों का भी किया गया। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया गया, देखिए उपाय। तो विजयनगर एक शुष्क क्षेत्र है, इसकी जल आवश्यकता तुंगभद्रा नदी की पूरी करती है। यह नदी एक प्राकृतिक कुंड का भी निर्माण करती है। नदी के आसपास करधनी के रूप में ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां हैं, जिनका पानी जलधाराओं के रूप में नदी पर गिरता है और ये पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र भी है, तो जलधाराएं भी इंपॉर्टेंट है। सभी धाराओं को एक साथ एक हौज बनाया गया है कि एक रिजर्वायर जैसा बनाया गया है। हौज के जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इन हौजों में प्रसिद्ध हौज 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलापुरम जलाशय है। इसकी चर्चा हमने चैप्टर को कवर करते हुए भी किया है। कमलापुरम जलाशय, इसके जल का प्रयोग पीने और सिंचाई दोनों के कार्यों के लिए किया जाता है। जल का प्रमुख स्रोत हिरिया नहर था, यह इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा भी हमने चैप्टर में की थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और घाटी स्थित कृषि भूमि को सिंचाई में प्रयोग किया जाता था। तो तुंगभद्रा नदी का विशेष रूप से महत्व, हमने देखा था कि तुंगभद्रा कृष्णा दोआब का क्षेत्र इसमें आता था पूरा, और तुंगभद्रा नदी का जल जो था वो काफी महत्वपूर्ण रूप से इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगला क्वेश्चन है, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे। हमने पढ़ा था कि शहर को भी किलेबंद किया गया, कृषि के जो खेत खलियान थे उनको भी किलेबंद किया गया। तो फायदा नुकसान क्या है देखते हैं। शहर के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के फायदे और नुकसान। तो विजयनगर के शासकों ने शहर के किलेबंद क्षेत्र के भीतर ही कृषि क्षेत्र को रखा था। इसकी पुष्टि फारस यात्री अब्दुल रज्जाक और पुरातत्वविदों ने की। इसका फायदा यह था कि आक्रमणकारियों को खाद्य सामग्री से वंचित करने और समर्पण के लिए बाध्य करने से होता था। ठीक, आक्रमणकारियों द्वारा किले को कई महीनों और यहां तक कि वर्षों तक घेरा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही खेती की व्यवस्था और अन्नागारों का निर्माण किया गया। हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए जो उनके शहर के किले हैं, इसके चारों तरफ अगर आक्रमणकारी खड़े हो जाएंगे और खेत इसके बाहर रहेगा तो लोग अनाज कहां से लाएंगे।
तो ये सोचते थे कि अंदर ही अनाज उगता रहेगा और हम अपना काम चलाते रहेंगे और ये लोग यहाँ कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, ये इनका अनाज खत्म हो गया, उनको हार मान के जाना पड़ेगा। इस व्यवस्था का नुकसान यह था कि शासकों को कृषि क्षेत्र विस्तृत होने के कारण किले की ऊंची प्राचीर तैयार कराने में बहुत खर्च आता था और पर्याप्त साधन और धन की आवश्यकता होती थी। क्योंकि खेती का एरिया बहुत ज्यादा होता था तो उसको किले बंद करने के लिए धन भी ज्यादा जरूरत पड़ती थी, ये एक समस्या थी। अगला सवाल है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है? तो महानवमी डिब्बा शहर की सबसे ऊंची संरचना थी। इसका आधार 11,000 वर्ग फीट है। मंच के आधार पर सुंदर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इस ढांचे का संबंध 10 दिन चलने वाले हिंदू त्योहार दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि या महानवमी के साथ था। हमने देखा था कि एक बड़ा मंच, उसमें चारों छिद्र होते थे जिससे बांस या कुछ गाड़ा जा सके, फिर उसके ऊपर एक और उसमें फ्लोर बना लिया जाता था और मंच जैसा बनाया जाता था और कहा जाता था कि यहाँ दशहरा, दुर्गा पूजा या नवरात्रि या महानवमी जैसे त्योहार चलाते होंगे। इस अवसर पर शासक अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करता था। ठीक है, इसके अलावा अन्य धर्मानुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा यानी घोड़े की पूजा, भैंस और अन्य जानवरों की बलि शामिल है। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कार और उपहार दिए जाते थे। राजा सेना का निरीक्षण भी करता था और इसके बावजूद महानवमी डिब्बा के विषय में स्पष्ट जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये उस अनुष्ठान की विशेषताएं थीं और बहुत ज्यादा डिटेल इस डिब्बे के बारे में नहीं पता चला है। ये एक तरह का भवनावशेष है जो प्राप्त हुआ है ऊंचा शाही क्षेत्रों में। ठीक है, अगला सवाल है कि यह विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ का रेखा चित्र है। क्या आपके कोई पुष्प, एक एनसीईआरटी में मेंशन है, आप ध्यान रखिएगा, कोई पुष्प विषयक रूपांकन देखते हैं, किन जानवरों को दिखाया गया है, आपके विचार में क्या चित्रित किया गया है? तो आपके बुक में आंसर है, क्वेश्चन है विथ इमेजेस। इसका आंसर देख लेते हैं। स्तंभ पर अश्व के नीचे पुष्प विषयक रूपांकन दिखाई देता है। शायद अश्व के महत्व को दर्शाने के लिए ऐसा किया गया है। स्तंभ पर अश्व मोर को दिखाया गया है। अश्व विजय का प्रतीक है और मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें 3 मानव आकृतियां हैं। सबसे ऊपर स्त्री की आकृति है जिसके एक हाथ में पुष्प है। उसके नीचे दूसरी आकृति धनुष लिए हुए है और उसका एक पैर शिवलिंग पर है। तीसरी आकृति बड़े पेट वाले किसी पुरुष की है और उसके बाएं हाथ में गदा जैसा कोई युद्धशास्त्र है। ठीक है, युद्धास्त्र है। तो ये इमेज का वर्णन था। अगला क्वेश्चन है, शाही केंद्र शब्द नहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया गया था, शहर के सॉरी, वो किस भाग का सही वर्णन करते हैं? तो शाही क्षेत्र की हमने बात की थी जिसमें बहुत सारे मंदिर और राजा का भवन, ये सारी चीजें रहती थी। शाही केंद्र या राजकीय केंद्र आबादी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इसमें 60 से अधिक मंदिर बने थे। स्पष्ट है कि शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया गया वे इस भाग का सही वर्णन नहीं करते। इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध जनता को यहाँ के शासक प्रसन्न रखकर अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। तो मंदिर के आसपास राजा रहते थे। राजा उन्हीं मंदिरों के नाम से संदेश भी जारी करते थे और कोशिश करते थे कि हम अपने आदेश को राजा का आदेश, भगवान का आदेश प्रस्तुत करें। इतना अवश्य है कि शाही केंद्र में 30 संरचनाएं ऐसी हैं जिनकी पहचान महलों के रूप में की गई है। यह अपेक्षाकृत विशाल संरचनाएं हैं जो धार्मिक कार्यों से संबंध नहीं थी। मंदिर और संरचनाओं से ये ढांचे इस अर्थ से भिन्न है कि मंदिर पूरी तरह धर्म गाथाओं और चित्रित से निर्मित थे और महल जैसे भवनों की अधिरचना विलासी वस्तुओं से तैयार की गई थी। कुछ भवनों का नामकरण उनके आकार और कार्य के आधार पर भी किया गया है। उदाहरण के लिए राजा का भवन आंतरिक क्षेत्र में बहुत विशाल है। इसके मुख्य भाग सभा मंडप और महानवमी डिब्बा है। सभा मंडप के उपयोग के विषय में इतिहासकार स्पष्ट नहीं है। महानवमी डिब्बा का संबंध 10 दिन चलने वाले हिंदू त्योहार से है। तो ये महानवमी वाला जो डब्बा हमने चर्चा किया था वो भी उसी शाही केंद्र में था। उस शाही केंद्र जो दक्षिण पश्चिम भाग में था, वहां मंदिर भी थे, राजा के महल भी थे। ये प्रमुख विशेषताएं वहां पर थी, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो अवसर 10 दिन का मनाया जाता था, शासक अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते थे, ये हमने चर्चा की है। इस अवसर पर राजा नायकों की सेना का निरीक्षण करता था और इसके अलावा क्षेत्र में एक लोटस या कमल महल था इसी शाही क्षेत्र में। मैकेंजी के अनुसार यह परिषदीय सदन था, यानी जो एक तरह से कह सकते हैं जो परिषद होता था, राजा का पूरा मेंबर ग्रुप होता था, काउंसिल मिनिस्टर्स, उसका ये सदन था और इसके आसपास कई मंदिर थे। अगला सवाल है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? ठीक, तो शाही केंद्र के सर्वाधिक आकर्षक भवनों में से एक लोटस महल है जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया। यह नाम रोमांचकारी है परंतु इतिहासकार इस संबंध में निश्चय नहीं कर पा रहे कि इस भवन का कार्य किस लिए किया जाता था। मैकेंजी का सुझाव है कि यह एक सदन था जो राजा को परामर्श देता था, परिषदीय सदन, और इसी के पास हाथियों का अस्तबल था जिसकी बात आई है। यह अस्तबल समस्तरी थे। इससे ज्ञात होता है कि विजयनगर के शासक हाथियों के शौकीन थे।
हाथियों का प्रयोग सेना के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता था। अब क्योंकि वो शाही क्षेत्र में रखा गया है, युद्ध के मैदान में तो रखा नहीं गया है, तो इससे एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे अन्य काम भी होते थे और राजाओं को इसका शौक था। अस्तबल में अनेक विशाल कक्ष और हाल हैं, स्पष्ट है कि हाथियों की संख्या भी बहुत पर्याप्त रही होगी। अगला सवाल है कि स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर में वास्तुविदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार के बदलाव किए। तो विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित करने वाले जो बदलाव हैं, विजयनगर में स्थापत्य कला का विकास 1336 से 1365 के बीच विजयनगर के सम्राटों ने किया, खासकर जब शुरुआती दौर था हरिहर बुक्का ये लोगों का। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के एक बड़े भाग तक विस्तृत रहा। वास्तुविदों को यहाँ के मंदिर, भवन, महल और दुर्ग जैसी संरचनाएं प्रभावित करती हैं। हमने देखा विरूपाक्ष मंदिर से लेकर और हम्पी के और सारे मंदिर, पंपा। विजयनगर और इसके आसपास के भवनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, ये भी ठीक बात है, हमने इसकी भी चर्चा की है। नए मंदिरों के निर्माण के अतिरिक्त विजयनगर के शासकों ने पूरे दक्षिण भारत के पुराने मंदिरों में भी कुछ परिवर्तन किए। कुछ भवन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पहले के हैं। शहरी केंद्र में व्यापारियों के भवन हैं, यहाँ मंदिर और मकबरे भी मिले हैं। शाही केंद्र में दो प्रमुख संरचनाएं सभा मंडल और महानवमी डिब्बा है, ये शाही केंद्र में हमने देखा था। ये दोनों संरचनाएं धार्मिक कार्यों के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा लोटस महल के आसपास अनेक मंदिर हैं। इसी में हजार राम मंदिर है। मंदिरों के गोपुरम और मंडप अत्यंत आकर्षक हैं। ये ढांचा विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर में देखने को लिए मिलता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे, यहाँ ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। विट्ठल के बारे में हमने चर्चा की थी कि महाराष्ट्र में ज्यादा पूजे जाते थे, पर इनको यहाँ पे भी मंदिर बनवाया गया, तो सांस्कृतिक एकजुटता दिखाना या सबको समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी दिखाई दे रहा था। अगला सवाल है कि अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। ठीक, तो विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की छवि, अध्याय के विभिन्न विवरण से सामान्य लोगों के जीवन की जो छवि दिखाई पड़ती है, उसमें बरबोसा के विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कई बार चर्चा की। बरबोसा है ना, अब्दुल रज्जाक, पीशो, ये कुछ यात्री रहे। तो इसके विवरण से ज्ञात होता है कि सामान्य लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उसके अनुसार सामान्य लोगों कच्चे आवास में और छप्पर वाले आवास की बात खास करके आई है। ठीक है, क्षेत्र सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि यहाँ विभिन्न संप्रदाय और समुदाय के पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। धार्मिक सहिष्णुता की बात तो हमने की ही थी कि था उस समय। सामान्य लोग जल संरक्षण के प्रति विशेष एक तरह से सचेत रहते थे, क्योंकि वो एक शुष्क इलाका था। इसके लिए कुएं, वर्षा का पानी वाला जलाशय, जिसमें कमल जलाशय की व्यवस्था थी। शहरों में व्यापार बहुत समृद्ध था। वहाँ की बाजार मसाला, वस्त्र और रत्नों से भरपूर थी। तो हमने तो चैप्टर जब डिस्कस किया था तभी बताया था, आर्थिक संपन्नता यहाँ अच्छी थी। इससे लगता है कि शहर की जनता समृद्ध थी और विदेशों से महंगे सामान मंगाती थी। हमने भी देखा था कि कैसे पुर्तगालियों के साथ मित्रवत संबंध थे, तो उनके साथ आयात निर्यात भी चल रहा था। सामान्य लोगों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि थी। विजयनगर की कृषि अच्छी थी और विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जी और फलों की खेती की जाती थी। किले बंद खेती होती थी, ये भी मैंने आपको बताया था। विजयनगर के लोग अत्यधिक धार्मिक थे। इनका अनुमान सभी स्थलों से मंदिरों के अवशेष मिलने से लगाया जा सकता है। ये लोग विशेष रूप से पंपा देवी और विरूपाक्ष की पूजा करते थे। 5 लोग भोजन में चावल, गेहूं, मकई, जौ, सेम, मूंग दाल, फल, सब्जी और यहां तक कि मांस का प्रयोग किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि पूरा एक तरह से विस्तृत कृषि यहां पर देखी जा रही थी। नूनिच के अनुसार बाजार में भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के चूहे, बिल्ली और छिपकलियों का मांस बिका करता था। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों परंपराएं दिखाई पड़ रही थी। तो ये एनसीईआरटी के प्रमुख प्रश्न थे, जिनका आंसर हमने एक मॉडल आंसर देखने का प्रयास किया। आई होप कि इससे आपको आइडिया लगा होगा। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैप्टर को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसके टॉपिक वाइज वीडियोस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वीडियोस जरूर जाके देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक खास बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इसमें आप अगर मान लीजिए सीबीएसई 7 to 12 हिंदी, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सीबीएसई 7 to 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, यहाँ आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया है, सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय मिल जाएंगे। वह चुनाव करते ही हमने क्या किया कि पूरे सिलेबस का एक आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस हर चैप्टर के, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सारी चीजें आपको एक साथ दे दी गई हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और क्लिक करते ही आपका चैप्टर इस तरह से शुरू हो जाएगा और यही वेबसाइट से आप प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो करके पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप चाहे हमारी वेबसाइट से पढ़ें या हमारे ऐप से पढ़ें, ये सारी की सारी शिक्षा 100% निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर लिखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।